हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑफ द क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। इंटर प्रोसेस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में दो तरीके की प्रोसेसेस अवेलेबल होती है। एक होती है हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरी होती है हमारे पास में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यदि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर ओएस के साथ में मल्टीपल प्रोग्राम्स रखे हुए हैं और ये मल्टीपल प्रोग्राम्स वन बाय वन आपके सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। बट वहाँ पे हो क्या रहा है कि एक दोनों साथ में एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं बट P1 के डेटा को ना P2 एक्सेस कर सकता है, ना ही P2 के किसी भी डेटा को, किसी भी रिसोर्स को P1 एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि P1 और P2 कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। P1 को ये भी नहीं पता कि मेरे साथ में कोई अनदर प्रोसेस P2 भी चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से P2 को नहीं पता कि P1 प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इस केस में आपकी इंडिविजुअल प्रोसेसेस अलग अलग स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्रोसेस दैट इज नॉट अफेक्टिंग टू द अनदर रनिंग प्रोसेस और नॉट गेटिंग इफेक्टेड बाय द अनदर प्रोसेस, then that process is called the independent process। ना तो किसी और प्रोसेस को इफेक्ट करती है, ना किसी और प्रोसेस से इफेक्ट होती है, उस केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। उसी जगह पे हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की वर्किंग को इफेक्ट कर सकती है और दूसरी प्रोसेस की वर्किंग से इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास में अवेलेबल है। क्योंकि यदि हमारे पास में दो प्रोसेसेस एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है P1 P2, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपकी सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और दोनों आपस में एक दूसरे के डेटा को शेयर भी कर पाए। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस अवेलेबल होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है हमारे पास में, यदि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस पे ये वर्क करता है, तो ये आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस पे वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एक दूसरे के डेटा को शेयर करती है, डेटा ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, तो वो होती किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बेसिकली दो मॉडल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो वो कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास में, तो यहाँ पे एक मॉडल होता है हमारे पास में शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है हमारे पास में मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट, मैसेज पासिंग। अब यहाँ पे यदि अपन शेयर्ड मेमोरी की बात करते हैं तो गाइस बेसिक सा होता क्या है, यहाँ पे सपोज टू बी ये है मेरे पास में मेन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओएस मतलब कर्नल रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ पे सपोज टू बी P1 प्रोसेस है और एक ये शेयर्ड मेमोरी हो गई। ठीक है, और उसके बाद में ये P2 प्रोसेस है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेमोरी का रीजन है इसको P1 प्रोसेस और P2 आपस में शेयर कर रही है। कैसे शेयर कर रही है, जैसे सपोज टू बी P1 को कुछ इन्फॉर्मेशन P2 को सेंड करना है, तो वो क्या करती है, P1 अपने डेटा को शेयर्ड मेमोरी के अंदर पुट ऑन कर देती है और P2 यहाँ से मेमोरी से डेटा उठा करके अपने में रीड कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है थ्रू द शेयर्ड मेमोरी। अब यदि P2 को डेटा ट्रांसफर करना है तो P2 यहाँ से डेटा कहाँ डालेगी, शेयर्ड मेमोरी के अंदर, और शेयर्ड मेमोरी से डेटा कहाँ पुट ऑन हो जाएगा, कहाँ गेट हो जाएगा, P1 के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड मेमोरी के अंदर। बट यदि अपन बात करें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर तो सबसे बेस्ट तरीका जो है प्रोसेस कम्युनिकेशन का वो यही है, शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब वो फास्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है आपकी इंटर प्रोसेसिंग की या डेटा के ट्रांसमिशन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मेमोरी की जो स्पीड है उसके इक्विवेलेंट है।
क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या हो रहा है, आप अपनी मेमोरी में ही डेटा डाल रहे हो और मेमोरी से डेटा गेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो किसके इक्विवेलेंट है? आपके मेमोरी की स्पीड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई सिस्टम कॉल जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि यदि सिस्टम कॉल जनरेट होती तो क्या होती, आपका जो प्रोसेस है वो कर्नल की किसी सर्विस को रिक्वेस्ट करता, ठीक है। देन कर्नल उसको वो सर्विस को प्रोवाइड करता, अगेन P2 सर्विस के अकॉर्डिंग आपके वैल्यूज को गेट कर पाता, ठीक है। बट इस सिनेरियो के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली आइडल है, ये आपका बीच में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, या आपस में डायरेक्टली मेमोरी शेयरिंग के थ्रू अपने डेटा को आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है, ठीक है। ये होता है शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट। सेकंड है हमारे पास में मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट। पासिंग के अंदर फर्स्ट पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके अंदर एक मैसेज बॉक्स होता है और उसके बाद में है हमारे पास में P1 प्रोसेस और ये है P2 प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक से फंक्शनिंग क्या है मैसेज पासिंग के अंदर, कि आपकी जो दो प्रोसेसेस P1 एंड P2 आपस में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही है एक दूसरे को, उस केस में ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकती है। मतलब इनको किसी भी मेमोरी की स्पेस को शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी मेमोरी के रीजन को अलॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये किस तरीके से कर सकती है? इसके दो तरीके हैं हमारे पास में। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट इन द सेंस, यदि मुझे किसी कैंडिडेट को कोई मैसेज भेजना है तो डायरेक्टली मैं उसी को कॉल करता हूं और मैं अपने इंफॉर्मेशन जो भी मेरा मैसेज है मैं डिलीवर करता हूं। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट की बात की जाती है तो सपोज टू भी यहाँ पे दो मेथड है सेंड। यदि मुझे कोई मैसेज सेंड करना है प्रोसेस P1 को, किसको भेजना है? P2 को भेजना है, ठीक है। तो P1 के केस में क्या रिक्वेस्ट होगी? सेंड करो P2 को और उसके साथ में मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज, ये आपका फंक्शन क्या बोल रहे हैं कि आपको P2 प्रोसेस को डेटा भेजना है और कौन सा भेजना है? मैसेज वाला डेटा आपको भेजना है। तो वो P2 प्रोसेस से डेटा लेना चाहती है तो P2 देन मैसेज। तो यहाँ पे रिसीव मैसेज क्या शो कर रहा है कि वो प्रोसेस पर्टिकुलर P1 वेट कर रही है ताकि आपका P2 का जो डेटा है जो कि वो शेयर करने वाली है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आपकी प्रोसेसेस का डायरेक्टली नेमिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सी प्रोसेस का नंबर आपको यूज करना है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मैसेज सेंड करना है या कौन सी प्रोसेस से आपको डेटा गेट करना है। तो ये हो गया हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, ठीक है, मैसेज पासिंग के केस के अंदर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे सपोज टू भी मुझे कोई मैसेज दूसरे कैंडिडेट को भेजना है तो उस केस में मैं क्या करूं, जैसे मैं अपने ईमेल से डायरेक्टली ऑनलाइन ना भेज करके मैं ऑफलाइन डेटा भेजती हूँ, कोई लेटर में भेजती हूँ, तो मैं क्या करूंगी अपने पास वाले मेल बॉक्स में अपना डेटा ड्रॉप करूंगी, ठीक है। जैसे मैं ए हूं और दूसरा कैंडिडेट बी है तो मैं अपने मैसेज को कहाँ ड्रॉप करूंगी? अपने मेल बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये मेल बॉक्स से जो डेटा ट्रांसफर होगा पोस्टमैन लेके जाएगा और कहाँ ड्रॉप करेगा? बी के मेल बॉक्स के अंदर, ठीक है। देन मैसेज किसके पास में पहुंचेगा? बी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेटा का कम्युनिकेशन हो गया। तो ये वाला फॉर्मेट होता है इनडायरेक्शन के अंदर। तो इस केस में देखो इनडायरेक्शन के बाद यदि P1 को डेटा भेजना है, ठीक है, P1 को डेटा भेजना है P2 को, तो उस केस में ये अपने मैसेज बॉक्स में डेटा पुट ऑन करेगा। देन ये मैसेज कहाँ पहुंचेगा? कर्नल के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्टली डेटा नहीं ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। देन ये कर्नल में पहुंचा और कर्नल से जब डेटा वापस आएगा तो ये P2 में डेटा इस तरीके से वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस हो गई, P1 से ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा पहुंचा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम से कर्नल से P2 में डेटा आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि अपन मैसेज पासिंग की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली सेंड और रिक्वेस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बैकएंड में क्या कर रहे हैं? सिस्टम कॉल्स का यूज कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्शन किसका है? कर्नल का इंटरप्शन है। तो बिना कर्नल के हम मैसेज पासिंग में डायरेक्टली अपने डेटा का ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है आपके मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यहाँ पे थ्रेड किस चीज को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे थ्रेड से मतलब क्या हुआ है? लाइट वेट जो प्रोसेस होती है उस वेट
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस की बात करें या थ्रेड की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, बट यदि हम इसी प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सारे के सारे पार्ट्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, तो वहां के हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, और यदि एक प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस चीज को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी बात हम लोग देखते हैं, यदि मेरे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, अब मल्टीपल प्रोसेसेस है, इसके अलग अलग चीजें हो सकती है। ये हो सकता है ये वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपका चल रहा हो, ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पे कोई साउंड प्ले हो रहा हो, ठीक है, इसी के साथ में हो सकता है कोई प्रिंटिंग का काम यहाँ पे चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यदि अलग अलग प्रोसेसेस हो रही है तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुई, मल्टी प्रोसेसिंग हुई। अब इसी चीज को हम लोग आगे डिवाइड करते हैं कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपका यूजर जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो वो भी आपके हैंड टू हैंड कर रहा है। जैसे आपकी कोई भी विंडो ओपन है वर्ड की, उसके अंदर जैसे आप कोई भी बटन को क्लिक करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है, तो आपके यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसको रेस्पॉन्ड करना है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे जो भी वो कोडिंग कर रहा है, मतलब कोई भी जो वो वर्ड लिख रहा है उसके ग्रामर चेकिंग वो हैंड टू हैंड कर रहा है, ग्रामर की चेकिंग कर रहे हैं, आपकी स्पेलिंग चेक कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद में है कि वहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं, जो भी वहाँ पे ग्राफिक्स आपको शो हो रहे हैं वो भी उसी टाइम पे आपके पास में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी तो अलग अलग वर्किंग थी कि आपके यूजर का अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करे, वहाँ के ग्राफिक्स को भी शो करे, एंड उसके साथ के साथ ही आपको अंडरलाइन करके ये भी बताता है कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सारा काम जब आपका एट द सेम टाइम होता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम इसको लाइट वेट प्रोसेस बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये भी तो अलग अलग मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि अपन प्रोसेसेस की बात करें तो तीनों जो प्रोसेसेस है उन्होंने अलग अलग मेमोरी का जो स्पेस, स्टोरेज स्पेस है उसको यूज किया है। कभी भी सेम मेमोरी के स्पेस में दो प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। ठीक है, बट यदि अपन मल्टीपल थ्रेड्स की बात करें, जैसे ये सारी की सारी जो थ्रेड्स है वो कौन से डेटा के एलिमेंट को यहाँ पे शेयर कर रहा है, इस वाले पोर्शन को वो लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ का कुछ पोर्शन है जिसको आपकी सारी की सारी थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रही है। इसीलिए ये आपके P1 प्रोसेस के कंपैरिजन में हर एक थ्रेड क्या हो गई, लाइट वेट प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि कौन सा ऐसा डेटा है जिसको वो शेयर कर रही है, कौन सा डेटा ऐसा है जिसको वो शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपकी जो थ्रेड्स है वो क्या क्या शेयर करती हैं, शेयर्ड डेटा और है सेपरेट डेटा। ठीक है, कौन कौन से डेटा को वो सेपरेट रखती है। अब यदि शेयर्ड की बात करें तो यहाँ पे यदि कोई भी कोड सेक्शन है, किसी भी प्रोसेस का कोड सेक्शन है, जैसे वर्ड के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसकी जो कोडिंग है, उस कोड सेक्शन को वो क्या करती है, शेयर करती है। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर जो डेटा का सेक्शन है जिसके अंदर आपके ग्लोबल वेरिएबल्स रखे हुए हैं, उस वाले डेटा को वो क्या करते हैं, शेयर करती है। देन अगेन लास्ट जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उन सबको वो शेयर करते हैं। जैसे आपके पास में कोई फाइल्स का वो यूज कर रही है तो वो फाइल्स को शेयर कर रही होती है। ठीक है, जितनी भी ओपन फाइल्स है वो उनको शेयर कर रही होती है। ठीक है, यदि अपन सेपरेट चीजों की बात करें तो हर एक जो थ्रेड होती है, जैसे प्रोसेस की आईडी होती है, उसी तरीके से हमारे पास में हर एक इंडिविजुअल थ्रेड की पर्टिकुलर आईडी होती है। इनके अलावा यहाँ पे स्टैक होता है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर थ्रेड का क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स रखे हुए होते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्स की वैल्यूज होती हैं एंड एक होती है आपके पास में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी थ्रेड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, और जबकि कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स है जैसे कि फाइल्स, तो वो उन सब चीजों को वो आपकी जो थ्रेड्स है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है। तो यदि अपन सिंगल थ्रेड की बात करें तो यहाँ पे सिंगल थ्रेड हो गया,
या सिंगल थ्रेड के अंदर मतलब पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस P1 का यहाँ पे सिंगल एक ही थ्रेड है, तो यहाँ पे आपका सारा सेक्शन आ गया, कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर्स, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गए पूरी प्रोसेस की, और यहाँ पे सिंगल थ्रेड आ गई, ठीक है। और जबकि यदि अपन मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मल्टी थ्रेडेड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जैसे सपोज टू बी मेरे पास में यहाँ पे 2 थ्रेड्स अवेलेबल हैं और इनके अंदर जो शेयरिंग हो रही है वो तो किस किस की शेयरिंग होती है, यहाँ पे कोड की, डेटा की एंड फाइल्स की शेयरिंग यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा जो रजिस्टर की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके बाद स्टैक वैल्यूज हैं और जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज है वो आपकी इंडिविजुअल हैं, रजिस्टर, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, और ये अलग अलग थ्रेड्स यहाँ पे दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग और सिंगल थ्रेडिंग। ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अंदर ओनली आपका सिंगल थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट ही अवेलेबल था, क्योंकि उस केस में सिंगल प्रोसेसर जनरली यूज होता था और सिंगल प्रोसेसर के अंदर एक ही थ्रेड पॉसिबल हो पाता था, ठीक है। बट बाय द टाइम अभी के करंट सिनेरियो के अंदर हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर हमारा मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि इस चीज़ का तो आपने खुद ने भी लाइव एग्जाम्पल देखा है कि वर्ड के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज एक साथ परफॉर्म होती है, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स है हमारे पास में मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के। तो पहला है यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस से मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी वर्किंग जो आप पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, यूजर के हर एक एक्शन पे एक नई थ्रेड जनरेट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्राउजर पे कोई भी क्वेरी सर्च की है तो उस केस में क्या होता है, एक थ्रेड तो काम कर रही है कि आपको ग्राफिक्स के अंदर आपको इमेजेस एंड द टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है, एक थ्रेड वहां वर्क कर रही है, एक थ्रेड आपके बैकएंड के अंदर जो आपने रिक्वेस्ट किया है वहां सर्वर से कम्युनिकेट करके आपके डेटा को लोड करवा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि आपके पास में राउंड राउंड घूमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपका डेटा अभी तक लोड नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आपका जितना डेटा लोड हो चुका है वो उस चीज़ को तो ग्राफिक्स वाली जो थ्रेड है वो आपको यहाँ शो कर चुकी होती है और जो रिमेनिंग डेटा है वो यहाँ पे डायनामिकली लोड होता जाता है, ठीक है। जैसे ही अवेलेबल होता है आप उसको स्क्रॉल कर पाते हो, तो वो क्या हो गई रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब आप रियल टाइम पे उससे कम्युनिकेट करवा पा रहे हो, रियल टाइम पे आप वहाँ पे एक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। आपने सपोज टू भी डेटा लोड नहीं हुआ पूरा, स्टिल आपने कोई बटन प्रेस किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन नई थ्रेड बन जाती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज की शेयरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन से रिसोर्स की शेयरिंग कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि मेमोरी का जो रीजन है, मेमोरी का जो प्रोसेस का जो रीजन है वो उसको शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी मल्टीपल थ्रेड्स के लिए मल्टीपल अलग अलग मेमोरी का अलोकेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ओनली जो एक सिंगल प्रोसेस है उसी के स्पेस के अंदर आपकी मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेनिफिट्स के अंदर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे सपोज टू बी आपके पास में मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में रखी हुई है और वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि उन थ्रेड्स के लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेट की जाए, यहाँ पे ओनली एक ही मेमोरी के अंदर आपकी मल्टीपल थ्रेड्स यदि एग्जीक्यूट हो रही है तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियरी है, क्योंकि हमारे पास कम स्पेस में भी मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियरी है। लास्ट है आपके पास में यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज टू भी एक P1 प्रोसेस है और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर 3 CPUs लगे हुए हैं, ठीक है, CPU 1, CPU 2 और CPU 3, ठीक है। पहले क्या होता था इस कॉन्सेप्ट के अंदर, यदि एक पर्टिकुलर प्रोसेस P1 चल रही है तो वो ओनली एक ही CPU का यूज़ कर पाती थी जब तक इसका प्रोग्रामिंग चलती थी, ठीक है। ऐसा नहीं होता था ये अपने पार्ट्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसर में चला लें। पर बाद में जब ये कॉन्सेप्ट आया मल्टी थ्रेडिंग का तो उस केस में क्या हो गया कि जैसे सपोज टू बी P1 के 3 पार्ट्स हैं, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड एंड T3 थ्रेड, ठीक है। और ये तीनों थ्रेड्स अलग अलग प्रोसेसर में चल रहे हैं। तो इस पूरा जो टाइम है जो P1 ने जो टाइम लिया है वो कम्प्लीटली 1/2 हो गया है, 1/3 हो गया है,
क्योंकि सपोज टू बी पहले P1 जो है वो 3 मिनट लेता था सपोज टू बी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। बट इसके तीनों पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हर एक को 1-1 मिनट का टाइम चाहिए, तो उस केस में 1 मिनट के अंदर ही आपका पूरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके मल्टी प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अवेलेबल है। तो ये भी आपके बेनिफिट्स हुए। लास्ट हम लोग देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग के कुछ मॉडल्स है, तो उन मॉडल्स का डिस्कशन हम लोग करते हैं। उसके अंदर पहला मॉडल है हमारे पास में मैनी टू वन, ठीक है। मैनी का मतलब हो गया मल्टीपल आपके पास में यूजर थ्रेड्स हैं और सिंगल आपके पास में कर्नल थ्रेड्स हैं। यहाँ पे अपन मॉडल्स की बात करते हैं, तो पहला मॉडल होता है मैनी टू वन, ठीक है। तो मैनी टू वन के अंदर सपोज टू भी यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल थ्रेड्स आपके पास में अवेलेबल हैं, तो सारी की सारी ये एक ही कर्नल थ्रेड पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास में किसी भी प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्नल की जो थ्रेड है, क्योंकि यहाँ पे कई बार यदि हमें सिस्टम की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो हमें कर्नल के अंदर अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, और उस केस में वहाँ पे ओनली एक ही थ्रेड अवेलेबल है। तो उस केस में क्या हो गया, यदि यहाँ पे यूजर प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक तो आप मल्टी थ्रेडिंग का एक साथ एग्जीक्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही किसी भी एक थ्रेड ने आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल भेज दी कि आपको आपकी सिस्टम को आपकी प्रोसेस को ब्लॉक करना है, तो उस केस में क्योंकि इन सारे थ्रेड्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल थ्रेड यहाँ पे अवेलेबल थी, तो जैसे ही ये सिस्टम कॉल भेजेगा ये पूरी जो प्रोसेस है आपकी वो सबको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कोई भी थ्रेड अब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग किस तरीके से है कि मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, उनकी सबकी मैपिंग एक साथ सिंगल आपके कर्नल थ्रेड पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यूज भी कर लो तो भी आपके पास में ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी कि आपकी जो ब्लॉकिंग के अलावा जो रिमेनिंग थ्रेड्स हैं वो साथ में एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास में 1 to 1 मतलब हर एक यूजर थ्रेड के लिए हमारे पास में पर्टिकुलरली कर्नल थ्रेड अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है आपके पास में, जैसे यहाँ पे अलग अलग थ्रेड हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपके पास में कर्नल थ्रेड्स हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंगली। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवरलोडिंग ज़्यादा होती है, लोडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होती है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ता है आपके प्रोसेसर के ऊपर। बट इस केस में होता क्या है कि यदि सपोज टू भी ये वाली थ्रेड ने ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल भेजा है तो उस केस में पर्टिकुलर ये वाली कर्नल थ्रेड ही स्टॉप होगी, अदर रिमेनिंग विल बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 1 to 1 प्रोसेस के अंदर मैपिंग होती है। लास्ट है आपके पास में थर्ड मॉडल और वो होता है मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग मल्टीपल जो थ्रेड्स है वो एनी नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकिंग हो रही है और यहाँ पे जो कर्नल थ्रेड्स है वो भी क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो सकता है 2-3 थ्रेड की वजह से ये वाली कर्नल थ्रेड्स वर्क कर रही हो, किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्नल थ्रेड्स की यहाँ पे वर्किंग हो रही हो। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो हमारा मल्टी प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली फुलफिल होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर के अंदर एक ही प्रोसेस के अलग अलग थ्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो अभी इन मॉडल्स की बात करें तो सबसे लोअर जो मॉडल है यूटिलाइजेशन के बेसिस पे तो वो फर्स्ट वाला है, देन उससे अच्छा है आपका 1 to 1 मॉडल, देन लास्ट है आपके पास में मैनी टू मैनी मॉडल। तो सबसे बेस्ट मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर तो वो होता है मैनी टू मैनी, ठीक है। और सबसे वर्स्ट की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास में मैनी टू 1, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू।